हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी होम साइंस पार्ट सेकंड ईयर में आप सबका स्वागत है। इसमें आपका पेपर थर्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन मैं पुनीता चौड़िया आपको पढ़ाऊंगी। अगली क्लास में आपको इसका डिटेल पढ़ाना शुरू करने से पहले आज इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आप न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण की परिभाषा क्या होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरे दिन में उसकी शारीरिक दशा, कार्यक्षमता, उसके आसपास के वातावरण, कार्य दशाओं के आधार पर पूरे दिन में उसे कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेने हैं, यह निर्धारण किस तरह से किया जाता है और किस किस पोषक तत्व को किस प्रकार से हमें शरीर के लिए उपयोगी बनाना है, वो पूरा उसमें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें सेकंड टॉपिक आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें ये प्राप्त होती है, इसको किस प्रकार से मापते हैं, मापने की इकाई क्या है, भोजन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारे शरीर के अंदर उस ऊर्जा की आवश्यकता किन किन चीज़ों के लिए है, जिसे कि हम आधारीय आवश्यकता के तौर पर BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम अपने शरीर से किस प्रकार की कार्य कर रहे हैं। फिर हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे शरीर का आकार प्रकार कितना है, हमारा लिंग क्या है, मेल फीमेल, हमारे शरीर की दशा यानी हम बढ़ती हुई अवस्था के हैं या हम युवावस्था हैं या हम प्रौढ़ावस्था के हैं, किशोरावस्था के हैं। हर एक अवस्था में हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता अलग होती है। इसके साथ ही ऊर्जा को कितना खर्च किया जा रहा है, इसको नापने की इकाई के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका आता है यूनिट सेकंड, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें अध्ययन करना है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स में इसका वर्गीकरण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे को कितने प्रकार का मिलता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं, किस काम आता है ये, फिर भोजन के अंदर हमें किन किन स्रोतों से ये प्राप्त होता है और हमारे को पूरे दिन में इसकी कितनी आवश्यकता है। इसके साथ ही शरीर में इसका पाचन किस प्रकार होता है, इसका अवशोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में हमारे स्वास्थ्य की कौन कौन सी दशाएं हैं जो कि इसकी आवश्यकता को प्रभावित करती हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को लेने से हमारी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और साथ ही इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो आहारीय रेशे हैं उनका हमारे लिए क्या महत्व है, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है लिपिड्स यानी वसा। इसमें भी हम इसका वर्गीकरण किन किन स्रोतों से, जानताओं से, वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, इसके वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि सरल रूप, इसके जटिल रूप कौन कौन से हैं, हमारे शरीर में वसा क्या क्या कार्य करती है, उसके साथ ही भोजन में हमें किस किस रूप में ये प्राप्त होता है, पूरे दिन में हमारी अलग अलग दशाओं के हिसाब से हमें पूरे दिन में कितना वसा की मात्रा को लेना चाहिए, हमारी आहार नाल में इसका पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है और वसा से संबंधित जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हमारा टॉपिक आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। इसमें प्रोटीन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्या होता है, इसका वर्गीकरण, इसके शरीर में कार्य, फिर इसका पाचन कहाँ होता है आहार नाल में, इसका अवशोषण किस प्रकार होता है, भोजन में इसके स्रोत कौन कौन से हैं, हमारे इसको शरीर को रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी आवश्यकता पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर की कौन सी दशा है में हमें कितना प्रोटीन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में। फिर उसके बाद में आता है एक प्रोटीन की क्वालिटी, इसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँगी अभी से ही कि जो प्रोटीन है वो हमें जैसे जानता और वनस्पति दो स्रोतों से प्राप्त होता है। तो हमारा शरीर क्योंकि जंतु शरीर है, इसलिए हमें अगर जंतु प्रोटीन प्राप्त हो रहा है तो वह हमारे शरीर को आसानी से
पाचन हो करके उपलब्ध हो जाता है। और अगर वनस्पति का प्रोटीन मिल रहा है तो उसको पहले हमारा शरीर जंतु प्रोटीन में परिवर्तित करेगा, तब वो हमारे काम आ सकता है। तो इसलिए जो जंतु प्रोटीन बना बनाया हमें मिल रहा है वह अच्छी क्वालिटी का होता है वनस्पति की, जो वनस्पति प्रोटीन है, क्योंकि उसको सेट करना, उसके अंदर उसके सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का क्रम सेट करना, ये सब काम फिर शरीर को करना पड़ता है वनस्पति से। और जबकि जंतु प्रोटीन में ये सब बना बनाया होता है, इसलिए जो जंतु प्रोटीन है उसे हम गुड क्वालिटी का या अच्छा प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि हमें शरीर में वेस्ट नहीं जाता, पूरा प्रोटीन हमें मिल जाता है। इसमें अंडे का प्रोटीन है, मांस मछली का प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन है, ये गुड क्वालिटी प्रोटीन कहलाता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लीमेंट्री प्रोटीन क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है। तो इसमें हम ये बताएंगे आपको कि जैसे जंतु का प्रोटीन है वो पूरा प्रोटीन कहलाता है, जबकि जो वनस्पति प्रोटीन है वो अपूर्ण प्रोटीन है, उसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। तो उन अमीनो अम्लों को हम किसी और दूसरे खाद्य पदार्थ से लेते हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के हम शरीर में लेते हैं, तो इससे पूर्ण प्रोटीन, और ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं ये प्रोटीन, इसलिए ये सप्लीमेंट्री प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि अनाजों में और दालों में, अनाज के प्रोटीन में एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होता, जबकि वही आवश्यक अमीनो अम्ल दालों में प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसलिए अगर हम दाल और अनाज को मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना के, या दाल रोटी के रूप में, या इडली सांभर के रूप में, किसी भी रूप में अगर हम मिक्स करके ले रहे हैं, तो हमें फिर पूर्ण या अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हम प्रोटीन के अंदर पढ़ेंगे प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण। जैसा कि बचपन के अंदर अगर शरीर को प्रोटीन की प्राप्त होने वाली ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो उससे हमारे शरीर को क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसको हम पहचान सकते हैं, और उसके साथ ही उसके खाद्य प्रबंध कैसे कर सकते हैं, किस तरह का उसको भोजन दें, ताकि उसके अंदर अगर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है तो वह बच्चा उससे निजात पा सके, उससे छुटकारा हो सके, उसका इलाज कर सके हम। फिर नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के अंदर आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स के अंदर हमारे शरीर को क्यों चाहिए ये विटामिन, इसकी महत्वता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इनका वर्गीकरण, वर्गीकरण में हम बता दें आपको ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो भोजन में वसा के अंदर घुल करके तब हमारी आंतों में अवशोषित होते हैं, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो भोजन के जल तत्व में घुल करके हमारे शरीर में आंतों के द्वारा अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इन दोनों के ही अलग अलग सबके अपने अपने कार्य हैं। जैसे वसा में घुलनशील प्रोटीन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इन सब के अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन हैं। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे इसके प्राप्ति स्रोत, भोजन में हमें कौन सा विटामिन किस भोजन स्रोत से मिलता है, कौन सा भोजन बहुत अच्छा मिल रहा है, किस में हम मध्यम श्रेणी का मिलता है प्रोटीन, ये विटामिन्स वो देखेंगे। इसके बाद में पूरे दिन में हमें किस किस विटामिन की कितनी कितनी आवश्यकता है, भोजन से हमें पूरे दिन में कितना लेना चाहिए, उसकी आवश्यकता की मात्राओं का हम अध्ययन करेंगे। फिर हर एक विटामिन की अपनी कमी के कारण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसकी अधिकता होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, चूंकि वसा शरीर में संग्रहित होकर रह सकता है, तो ऐसे विटामिन जो वसा के द्वारा शरीर को मिल रहे हैं वो अगर अधिकता में आ रहे हैं तो वो शरीर में आराम से जम करके अंदर अपनी अधिकता दिखा सकते हैं। जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन है, चूंकि जल हमारे शरीर से हाथों हाथ निकलता रहता है, रोज अब जितना ले रहे हैं उतना ही मूत्र के साथ में उत्सर्जित भी हो जाता है, इसलिए जल में घुलनशील विटामिन की हमारे शरीर में अधिकता या टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसके बाद यूनिट 5 के अंदर हमारा टॉपिक आता है खनिज लवण या मिनरल्स। इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है और भोजन में किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, हमारे को इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है हर एक खनिज लवण की, और कहाँ पर ये अवशोषित होते हैं शरीर में, आहार नाल में, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन,
मैग्नीज, जिंक और सेलेनियम, ये कुछ मिनरल्स हैं जिनके बारे में कि हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनकी कमी से या इनकी अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पानी, जल, वाटर। कहाँ से हमें प्राप्त होता है? हमारे आहार में, भोजन में, हमें जो हम पेय पदार्थ लेते हैं उनके द्वारा, भोजन को पकाते समय जो पानी हम काम में लेते हैं वह भी हमारे शरीर को मिलता है। फिर हम शुद्ध जल जो पीने के काम में लेते हैं वो भी हमारे शरीर को एक स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। यह जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कुओं से, नदी से, तालाब से, या जो आजकल बोरिंग करके ज़मीन के अंदर का भूमिगत जल हम प्राप्त करते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के जल हैं जो हमें प्राप्त हो रही हैं और हमारे शरीर को अलग अलग साधनों के द्वारा मिल रहे हैं। हमारे शरीर में, पूरे शरीर के अंदर जल कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में वितरित हुआ है, जिसमें कि जो रुधिर है, रक्त, इसमें सबसे ज़्यादा 80% से ऊपर जल विद्यमान रहता है। उसके बाद में हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर जल होता है, और उसके सबसे कम मात्रा में हमारी अस्थियों में, दांतों में जल की मात्रा होती है। तो ये कितने प्रतिशत कहाँ होता है ये पूरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आखिरी टॉपिक आता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हर एक पोषक तत्व का एक दूसरे पोषक तत्व से क्या संबंध होता है, एक दूसरे पर क्या निर्भरता है इनकी, इसका अध्ययन हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोटीन का ऊर्जा से क्या संबंध है, या कार्बोहाइड्रेट से क्या संबंध है, वसा से क्या संबंध है, इन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को क्यों लेना ज़रूरी है, हम खाली प्रोटीन क्यों नहीं खा सकते एक बार में, हम खाली कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं ले सकते हैं, उसके साथ में हमें विटामिन्स, उसके साथ में हमें मिनरल्स, उसके साथ में हमें और दूसरे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पोषण क्यों लेना आवश्यक हैं, इस चीज़ का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो इस सत्र के अंदर पूरा ये आपका न्यूट्रिशन का पेपर रहेगा जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स के अंदर आपका हर एक पोषक तत्व के एक सर्विंग साइज से हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाए, इसका एक रिच डिश का प्लान हम करेंगे। फिर उसके बाद में हर एक सर्विंग साइज के अंदर एज ग्रुप के हिसाब से कितनी मात्रा आनी चाहिए, बच्चा है तो उसका एक सर्विंग साइज कितना होगा, युवा है तो उसका कितना होगा, बुजुर्ग है तो उसके लिए कितना सर्विंग साइज होगा, इसका अध्ययन इसमें सीखेंगे हम करके। और फिर 3 दिन के अंदर हमारी ऊर्जा का क्या क्या हमने लिया, उसका बैलेंस कैसे किया जा सकता है, उसको हम सीखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये आज का आपको सिलेबस के बारे में मैंने बताया।